बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जहान सियासत के साथ मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आज के प्रोग्राम में पहले इंडिया की बात करेंगे, उनके बड़े बड़े दावे हैं अस्करी लिहाज से, लेकिन साथ ही इंडियन जनरल पाकिस्तान की फ़ौज की सलाहियत का भी इतराफ़ करते हैं। इसके बाद आएंगे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी और उसका पाकिस्तान का भरपूर जवाब। बहुत समझाते रहे अफ़गानियों को, लेकिन समझ नहीं आया, बिलाखिर कुछ ना कुछ करना पड़ा। उसके बाद मगरबी सरहद की बात करेंगे और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी पे जो हमला हुआ है उसका जिक्र करेंगे। इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई लिंक है आपस में, तो इस पे बात करेंगे। और फिर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के ख़िलाफ़ अमरीकी इक़दामात खुलकर उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको नहीं होने देंगे। फिर बात करेंगे गज़ा में जंगबंदी की, और साथ में यूरोपीय यूनियन ने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि ये तो जेल से अब कब्रिस्तान बन चुका है गज़ा। उसके बाद रूसी इंतखाबात में प्यूटन साहब की जो कामयाबी है उसका जिक्र होगा। और फिर फ्रांस ने यूक्रेन में जो फ़ौजी भेजे थे उससे इनकार किया कि हमने नहीं भेजे। और फिर ब्रसल्स में जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल पर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान के तजुर्बात को शेयर करने पर वज़ीर ख़ारजा ने बात की और इजहार किया कि हम ये कर सकते हैं। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम नाज़रीन कराम। देखिए, जो एक बात हम आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमने बहुत से ये प्रोग्राम किए हैं। 2013 से हम प्रोग्राम कर रहे हैं SSTV पर, और हमेशा हमने नई बात की है। जी, हमने एक पहला जो प्रोग्राम किया था वो सबसे पहला यूनोन प्लान पर बात की थी, जो कर्नल पीटर राफ प्लान भी है, जिसमें कि ग्रेटर बलूचिस्तान का मामला है और बलूचिस्तान की तोसी है, जिसमें हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है और गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा मैंने उसको अफ़गानिस्तान को दे दिया गया है। लगता ये है कि उन मनसूबाजात पर अमल दरामद की तहरीक शुरू हो चुकी है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि हमें शिकायत ये है कि हमने ये सारी बातें आज से 12 साल 13 साल पहले बता दी थी, लेकिन इसके ऊपर भी उनकी इन्होंने एक काम तो किया था कि वो जो बाढ़ लगाई थी वो रोकने के लिए लगाई थी। उस बाढ़ में भी इन्होंने दखलअंदाजी की। जी, बात हमने इसलिए कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान पर हमने स्ट्राइक की है वो आज से नहीं है। ये हमारा जब से ये अफ़गान हुकूमत आई है, जब से ये वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं TTP की, क्योंकि उनके ये लोगों ने इनकी इजाज़त से हो रहा है। हमने ये बात भी कही थी कि अफ़गानिस्तान में और अमेरिका के दरमियान में एक सीक्रेट जो माहदा हुआ है तो दोहा के अंदर, और उसकी वजह से वो सारे अपना असला वहाँ छोड़ के चले गए हैं, जी, जिसकी बिना पर आज अफ़गानी धमकी दे रहे हैं हम कि हमें इसको पाकिस्तान को इसकी बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। तो अब बहस ये है कि इससे पहले कि हम इस पर जाएँ, हम चाहते हैं कि ये तो हम ये पस मंज़र बयान कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर ज़्यादा बहस करें, हम ये बात करना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से पहले इंडिया पर हम बात करना चाहते हैं कि इंडिया में 12 जनवरी 2024 को जो जैसलमेर के इलाके में, जो कि राजस्थान का इलाका है जहाँ से हमारी सरहदें थर पार करके मिलती हैं, वहाँ पर एक बड़ी मशक़ी है, ट्राई फोर्सेस मशक़ी है, जिसमें जो कहा गया है कि बर्री और बहरी और बहरिया तीनों जो है एयरफोर्स, सी फोर्स एंड एयरफोर्स जो है सब ने हिस्सा लिया है। अगरचे ये बात गलत है, वो एक किस्म की वो एक लैंड फोर्स एक्सरसाइज थी, और उन्होंने ये दावा किया कि ये जो हमने हथियार यहाँ इस्तेमाल किए हैं वो सब मेड इन इंडिया हैं, जो झूठ पर मबनी है। उन्होंने एक तो अर्जुन, अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें बात करना चाहता हूँ, लेकिन एकदम से मैं आना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसमें तबसरा करूँगा। जी, देखिए, उन्होंने एक अर्जुन टैंक का मुजाहरा किया। अर्जुन टैंक बहुत भारी है, सफ़ेद हाथी कहलाता है वो। अच्छा, उनका एक नज़रिया ये भी है कि हम 2 फ्रंट वार लड़ सकते हैं, यानी चीन के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं। उनका ये दावा भी है कि हम एक 3 फ्रंट वार भी लड़ सकते हैं, समंदर में भी लड़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में समंदर में तो उन्होंने, अमेरिका ने उनको कहा कि तुम इससे फ़ारिग हो, तुम जाकर तिब्बत में जाकर जंग लड़ो, और वो वहाँ पर तिब्बत में अपनी फ़ौजों का जमघटा कर रहे हैं। लेकिन पहले हम शक्ति की बात कर लें। जी, तो जो एक्सरसाइज की, इसका नाम रखा भारत शक्ति, भारत की ताकत। तो भारत की ताकत में जवाब में उन्होंने ये दावा भी किया कि ये सारा जो हथियार इस्तेमाल किया हुआ लाइव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेड इन इंडिया है। इसमें जो पहला जो बात हम करेंगे, अर्जुन टैंक की बात करेंगे। जी, अर्जुन टैंक जो उनका एक बहुत बड़ा मैंने टैंक है, बहुत हैवी टैंक है। जी, तो हैवी टैंक के वजह से वो ज़्यादा उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती है। अब वो मूवमेंट हो सकती है ऐसे इलाकों में जो मैदानी इलाका जाते हैं, वहाँ तो हो सकती है, राजस्थान का इलाका, वहाँ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन आपके लाहौर के इलाके में नहीं हो सकती है।
एक तो वजह दलदली इलाका हो सकता है, बारिश हो जाए दलदली हो सकता है, फिर दूसरा ये कि हमारे BRB का जो पुल है उस पर से गुजर नहीं सकता है, तो उससे गुजरने के लिए उनके पास क्या मैकेनाइज सिस्टम है या नहीं है, तो अगर है तो उसमें वहाँ पर रोकने के लिए वक्त मौजूद है। और हाई एल्टीट्यूड पर तो ये जा ही नहीं सकता, मतलब है कि हमारी जो पुलों की रुकावट है वो अर्जुन को रोकती है, और जो हाई एल्टीट्यूड पर जाने के अंदर तो वो जो आपको उनका जो डीजल है वो तक फरोज हो जाता है, जी फ्रीज़ हो जाता है, तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम जो है वो एक विजर के 9 आर्टिलरी गन जो उन्होंने इस्तेमाल कहा है कि भारत साखता है, जो कि गलत है। ये जनूबी कोरिया की K9 थंडर है, उसका चरबा है, उससे कॉपी किया है उन्होंने, और ये लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है, उसने बनाया है, उसका ये चरबा है जो उन्होंने यहाँ पर ये मैंने इस्तेमाल की है। एक धनुष 155 मिलीमीटर की गन है, वो इस्तेमाल की गई है, जिसका डिज़ाइन जो है बोफोर से लिया है इन्होंने। जी बोफोर जो कि मेड इन स्वीडन है, वो वहाँ की बनी हुई है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेड इन इंडिया है, ये बल्कि कॉपी है, चरबा है उसका। तीसरी बात उन्होंने ये कहा सीजा, यानी अब उन्होंने आकाश नाम का एक डिफेंस सिस्टम बनाया था इंडिया ने अपना खुद का। जी ये 1983 में बनाया था, और इतना पुराना है कि वो अब जब S-400 आया है जो कि चाइना इसका रशिया का है, तो अब मसला ये हो गया है कि इन दोनों के अंदर कैसे ताउन बढ़ाया जाए, इनका कोहेजन कैसा किया जाए, इनको कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाए, इनका मिलाप कैसे किया जाए। तो मिलाप वो हो नहीं रहा है, इसलिए के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुई हैं। आकाश पुराना वर्जन है, और उसकी जो बेस मेन प्लेट है कंप्यूटर की, अगर जो इसकी जो मदर प्लेट है जी वही अगर बहुत पुरानी हो तो फिर आप उसमें कितने भी ऊपर के जदीद लगा लें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आकाश का जो डिफेंस सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा वीक है, और वो S-400 से लग्गा नहीं खा रहा है, तो इस लिहाज से वो एक नाकाम है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि पनी का मल्टी बैरल रोलर है, मल्टी बैरल रॉकेट है, वो भी रूस से लिया है उन्होंने, और वो रूसी एक उसका चरबा है। तो इस लिहाज से पनी का और वो आपका धनुष और जो विजय जो है वो तीनों जो है वो मेड इन इंडिया नहीं है। जी अब उनके तीजा एयरक्राफ्ट ले लें, तीजा एयरक्राफ्ट जो है उनका वो अपने आप को बड़ा, जैसे थंडर F-17 थंडर के मुकाबले में लाते हैं, लेकिन वो फेल हुआ है, अभी भी वो गिर गया है। वो 13 तारीख को वहाँ पर 12 को ये हुआ, 14 को गिरा है, 14 को गिर गया, उस पर तहकीकात हो रही हैं। तो अब बहस ये है कि वो तीजा के बारे में ये मुफ्त भी देते हैं, क्योंकि जब हम F-17 बेचना चाहते हैं तो ये तीजा मुफ्त में देने की कोशिश करते हैं, पट्टे पे देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कुछ थोड़े दिन रख लें आप, इसको आजमाइश कर लें और देखें क्या हो रहा है। तो वो गलत है। एक तो ये बात हम साबित करना चाहते हैं कि ये मेड इन इंडिया का दावा सच्चा नहीं है। फिर एक गलत बात ये हुई है कि मोदी साहब ने, दुनिया भर के सियासतदान जो हैं, आप देखते हैं कि हमेशा वो अपने आप को नुमाया रखने में, अपने आप को पोजिशन बनाने के लिए, अपनी नमूद नुमाइश करने के लिए, अपने आप को आवाम के सामने मकबूल बनाने के लिए बहुत कुछ हरकतें करते हैं। तो एक जो कदीम जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, जो दानिश्वर था, उसने ये कहा कि जो ये लोग खिदमत करके अपना नाम कमाते हैं और फिर इस तरह से सियासतदान बनते हैं, लेकिन ये तो नाम कमाए बगैर जो है वो, अब जो एक आदमी जो फ़ौजी नहीं है, हमारा जो मोदी साहब जो हैं, जो इंडिया के नरेंद्र मोदी, वो फ़ौजी वर्दी पहनकर इस 12 मार्च 2024 की उसमें शामिल हुए हैं। इससे अंदाज़ा कर लें कि कितना शोबाज आदमी है, कितना लेवल इसका छूटा है। तो अब वो ये कहना चाहता है कि मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, तो वो सुप्रीम कमांडर तो वैसे ही है वज़ीर आज़म की हैसियत से, क्योंकि उसके हुक्म के ऊपर वो मैंने जो है जंग होगी। और वैसे भी वो सारे जो इस वक्त जो इंडिया पर कब्ज़ा किए हुए बैठा हुआ है, जो सदर बैठाई हुई है, वो बेचारी, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो होती भी नहीं है। अब ये तो हम इसकी बात कर दी हमने। इसके बाद में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद पर और इंडिया और चीन की सरहद पर बड़ी सरगर्मी दिखाई है। पहले चीन की सरहद पर, जो कि 3348 किलोमीटर की है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वो उसमें एक डिवीज़न फ़ौज हुआ करती थी, इसको डिवीज़न
नहीं, एक एक कोर होती थी, इसको कोर 14 कहा जाता था। जी। एक कोर में 3 डिवीज़न फ़ौज होती है। कोर का चीफ जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और जो डिवीज़न का जो चीफ होता है वो मेजर जनरल होता है। इनके कोर के अंदर जो है वो एक डिवीज़न में कम होते हैं, इनके यहाँ पर 12,000 एक डिवीज़न में होते हैं। तो 36,000 जो है करीब करीब जो है एक कोर वहाँ मौजूद थी, यानी 3 डिवीज़न लगा दें तो 36,000 हो गए। जी। तो 36,000 फ़ौज में जो यानी अफसरान भी थे, और जो फ़ौज मैंने सिपाही भी थे, और लांगरीज भी थे। लांगरीज उन्हें कहते हैं जो कि कपड़े धोते हैं या खाना पकाते हैं, या जो उसके जो काम करते हैं, इनका हेल्पिंग जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसको लांगरीज कहते हैं। तो वो वहाँ पर मैंने टोटल मिला के 36,000 की फ़ौज होती थी। फिर एक जो थे जोशी नाम के लेफ्टिनेंट जनरल, उसके जो आखिरी जो कोर रही वहाँ पर 14 जी। उसके वो कोर के थे। जब ये 2020 के वक्त की बात है, वो उस वक्त वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी जो थे वो वहाँ के कोर 14 के सरबराह थे, जो कि चीन के सरहदों पे तैनात थी। अमन की सरहद कराती थी। उन्होंने ये वादा किया हुआ था कि यहाँ पर गोली नहीं चलेगी, तो गोली तो नहीं चली थी, लेकिन फिर भी जो 2020 में जो वाक़या हुआ उसके अंदर कम से कम वो चोबों के साथ में लकड़ी के अंदर कीले लगाकर और पत्थरों से जो है कम से कम इंडिया के 20 फ़ौजी मार दिए गए थे। और चीनियों ने दावा किया कि हमारे तीन चीनी से मारे गए हैं। तो अब भी ये इनका ये, तो इसलिए वहाँ पर बड़ी कोर ने 3,348 किलोमीटर के लिए 36,000 की फ़ौज नाकाफ़ी है। अब इन्होंने क्या किया है कि इस कोर में बहुत बड़े यानी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं आदमी, इसमें 7 कोर कर दिए हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि जिस वक्त ये जब हमला हुआ, जोशी साहब ने ये कहा, जब वो रिटायर हो गए तो जोशी साहब ने ये कहा कि एक वक्त में हमारे 36,000 की बजाय हमारे 90,000 फ़ौजी हो गए थे एक कोर के अंदर। एक कोर में 90,000 रख लिए थे हमने, क्योंकि जब ये हमला हुआ तो हमने फिर एक कोर के अंदर तादाद बढ़ा दी, यानी जो 12,000 फ़ौजी थे उसकी बजाय उन्होंने 24,000 कर दिया। 24,000 कर दिए, जब ज़्यादा कर दिए। जी। तो वो 24,000 फ़ी कोर हो गया। तो अब उसके वजह ज़्यादा हुआ है ना, 30,000 कर दिया। 30,000 कर दिए। तो ऑलमोस्ट 3 कोर थी, तो 90,000 हाँ हो गए, ठीक। जी। तो उसने कहा कि 90,000 जो हैं हमारे वहाँ पर इस कोर में मौजूद थे। तो अब इन्होंने जो कोर लगाई हैं वहाँ पर 7 कोर लगा दिए हैं। उन 7 कोरों के नाम हम बता देते हैं। कोर नंबर 1, कोर नंबर 3, कोर नंबर 4, कोर नंबर ऐसे इसका वैसे अंग्रेज़ी में कॉर्प कहते हैं, तो हम उसे वैसे कोर कहते हैं, CORP, लेकिन इसे हम कोर कहते हैं। कोर नंबर 1, कोर नंबर 3, कोर नंबर 4, कोर नंबर 14, कोर नंबर 17, कोर नंबर 18 और कोर नंबर 33। जी। तो ये जो 5-7 कोरे हैं, तो इनके लिहाज से अगर वो नॉर्मल हो कोर, तो उसके अंदर इनके पास 3 लाख 6 लाख 3 लाख 3.5 लाख होने चाहिए। जी। तो 12,000 के हिसाब से, और 12,000 के साथ में 21 कोर अगर हों तो क्या हो गया, 12 24 2,40,000 हो गया। 2-4 हो गए, 3.5 लाख के करीब होंगे। चलो 2,64,000 फौज हो गई। चलो जो फौज हो गई। लेकिन अगर आप इसको देख लें तो अब अगर 90,000 को देखें तो फिर 6,30,000 हो जाएंगी। जी। अब इन्होंने एक और काम किया कि एक 90,000 की जो फ़ौज थी यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी पाकिस्तान राइफल जो कहलाती हैं, जी, उसकी 90,000 फ़ौज थी, कश्मीर में थी, उसको भी वहाँ भेज दिया। फिर इसके बाद उन्होंने ये किया है कि ये जो अब क्या हो गया, अगर 7 लाख मान लें मोटा मोटा, जी, तो अब 8 लाख हो गए। फिर अगर आपने ये किया आपने कि 10,000 फ़ौजी वो भेजें आपने, जो पिछले हमने प्रोग्राम में कहा था कि 10,000 फ़ौजी भेजें, तो वो नॉर्मल फ़ौजी नहीं थे, वो सियाचिन से निकाले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियाचिन से क्यों निकाले गए। तो उन्हें क्या तो यकीन ध्यान, एक तो वही दावा करते हैं कि सियाचिन में हमारा पाकिस्तान का कोई वहाँ फोर्स नहीं, 11 के बाद में हमने वहाँ पर फ़ौजी अपना बेस नहीं बनाया। जी। तो इसके मानी ये हुआ कि सियाचिन में वो अपने आप को सेव कर समझते हैं, तो वो सियाचिन से निकाल कर वो फ़ौजी जो कि हाई एल्टीट्यूड पर लड़ सकते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर तिब्बत में भेजे हैं, जी, चीनियों से लड़ने के जी। लिए। मेरे सब आगे भी बात करें, लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जी। इसको मुसलसल करेंगे। नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, कोर की तफसीलात आप बता रहे थे। वो जो बात थी 6 लाख हो गई। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या किया है
कि किस तरह ये एक 18 कोर जो बनाई वो किस तरह से बनाई। ये पहले 18 कोर जो थी ये बरेली में होती थी जी ये रिजर्व फोर्स के तौर पर काम करती थी। एक ऐसी हेडक्वार्टर था, इसको फिर पूरी कोर बना दी और बना के उसको वहाँ भेज दिया, तो उससे 7 कोर वहाँ काम कर रही हैं। तो अब बेसिकली हमारा अंदाज़ा ये है कि इन्होंने फिर एक ये काम किया है कि अग्निवीर बनाया है। एक 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 एक, एक, एक नारा लगाया है इन्होंने, एक मुहिम चलाई है। जी अग्निवीर का मतलब ये है कि फ़ौज का दोस्त, फ़ौज के दोस्त के तौर पर उन्होंने जो है जो सिविलियन को भर्ती किया, वो बेरोजगार सिविलियन है, बहुत लाखों की तादाद में भर्ती हो गए हैं। तो लाख 2 लाख जो ये फ़ौजी हैं जो कि नए भर्ती किए गए हैं वो लगा दिए हैं। तो अब यूँ कह सकते हैं कि 9 लाख से 10 लाख फ़ौज वहाँ पर मौजूद है चीन की। अब इसके बाद तो हम ये कह सकते हैं चीन के ख़िलाफ़। चीन के खिलाफ भारत की फौज मौजूद है। अब चीन ने तो वहाँ पर अब जो भी इनके पास अगर देखा जाए इनके पास क्या सामान हरब है वो कम लगता है। वो ये समझते ये हैं कि जो वहाँ के दानिश्वर कह रहे हैं कि ये जंग की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि दिखावा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था जब रूस आया था यहाँ पर कि जब कब अमेरिका आता है। लेकिन 2 साल तक हमने इंतज़ार किया और 2 साल के बाद में अमेरिका आया। तो अब मुमकिन है कि वो बहरहाल चीन ने बहुत तवील जंग की तैयारी की है। वहाँ पर जो है वो अपने पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर जो इतनी बड़ी सर्दी है, -40 डिग्री है, वहाँ पर गर्म पानी का इंतज़ाम कर दिया है, वो उनके कपड़ों का इंतज़ाम कर दिया है, उनके बंकर बना दिए हैं, उनके हीटर सिस्टम लगा दिया है। लेकिन इनके पास अभी तक पूरा निज़ाम नहीं है। इनके पास जब 2020 में गड़बड़ हुई थी तो इनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, तो फिर अमेरिका ने जो अपने फटे पुराने कपड़े थे वो इनको दिए थे। तो फिर ये लोग वहाँ पर जो 90,000 फ़ौजी थे वो पहन के वहाँ पर मौजूद रहे। सर्दी के ज़माने में बहुत सख्त सर्दी थी, कुछ आदमी इनके जो मरे भी होंगे वो उनका पता नहीं लग सका। लेकिन मेरे साहब एक और बात आप कर रहे थे ना कि चीन अग्नि 5 से क्या चीन को कब्जा अभी बात वो कर लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस पूरे इलाके को 3 सेक्टर में तब्दील कर दिया। एक लद्दाख बनाया है जी, एक अरुणाचल प्रदेश बनाया है और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बनाया। अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना कहता है ये हमारा पार्ट है, तिब्बत का हिस्सा है। इंडिया कहता है कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अब यहाँ आगे लड़ाई होगी। तो यहाँ ये सिलसिला ऐसा है कि जिस पर जो मुश्किल हो जाएगी, मामला अच्छा नहीं होगा और ये बात करिए मुश्किलात का सबब है। अब आप जो कह रहे हैं अग्नि 5 की बात आप कर रहे हैं क्योंकि आप शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत तवील मौजूद था, इसमें हमारे लोगों को दिलचस्पी भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी हम आपको कर देते हैं। अग्नि 5 जो है जी, ये अग्नि 5 बेसिकली एक किस्म का MIRV है। जी, जैसे हमारा अभी बिल है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। एक मिसाइल चलता है उससे 3 मिसाइल से लेकर 24 मिसाइल तक निकल सकते हैं। हमारा मिसाइल में हम दावा ये करते हैं कि हमारा जो मिसाइल है उसमें से शायद 24 निकल जाएं और हमारी 24 मैक का भी है। 24 मैक का मतलब ये है कि हम आवाज़ की रफ्तार से 24 गुना हम रफ्तार से बढ़ सकते हैं जी। अब अग्नि 5 जो है वो कहता है उसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर बताई गई है। चीन ने इसकी कहा कि नहीं ये 5000 नहीं 8000 है। फिर उन्होंने अग्नि 6 बना लिया है जो कि जिसकी जो रफ्तार जो हद है मार है वो 10,000 किलोमीटर है। यानी कनाडा को भी ले लिया है, अमेरिका को भी अपने हाथ में ले लिया। 10 से 15,000 के मानी जाती है, वो उनकी लिस्ट में मौजूद है, ये पुराने डिज़ाइनों के उसमें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या करना चाहता है, कि वो अब ये एक दावा ये कर रहा है कि हम यानी मेजर सुपर पावर बन गए हैं जी। तो एक अमेरिकी अभी इनके यहाँ आया है जो जिसने वहाँ पर खिताब किया है अपने इंडिया में। उसने कहा कि आप इंडिया तो अभी में बड़ी पावर तो उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। एक अमेरिका है जो सबसे बड़ी पावर है, दूसरी चीन है और तीसरी रूस है। और रूस भी थोड़ा सा बहुत पीछे चला गया कि यूक्रेन की जंग की वजह से उसके इतना बड़ा उसकी ताकत नहीं है। असल में ताकत तो चीन के पास है, क्योंकि माशी ताकत उसके पास है, पैसे उसके पास हैं, नई टेक्नोलॉजी उसके पास है, उसके पास साइबर की टेक्नोलॉजी है। जो कि अब अग्नि 5 में जो हथियार इस्तेमाल होता है वो एटॉमिक होता है अग्नि 5 में। तो उसका मतलब है चीन को डराने के लिए वो अग्नि 5 बनाया है कि हम तुम्हें एटमी मारेंगे। तो भाई उनके पास जो है आपसे बेहतर निज़ाम है। जिस वक्त हम गए थे इनके पास जी 27 फरवरी 2019 को, तो हमने सारा इनका निज़ाम जाम कर दिया था। तो चाइना इनका जाम नहीं करेगा। जैसे ही उनका उठेगा, चीन की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उनसे ज़्यादा बहुत तेज़ है जी। और चीन जैसे ही उठेगा वैसे ही उसको वहाँ से उठने नहीं देगा, वहीं पर उसको बैठा देगा। तो ये जंग टेक्निकल नो हाउ की है और ये बड़ी बड़ी जंग है। ये जो इसके इंडिया के बस की बात नहीं है।
लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया की बस की बात नहीं है, बल्कि ये दिखावा कर रहा है, लड़ना भी नहीं चाहता है, ये चाहता ये है कि वो सिर्फ दिखावा करें, इंडिया से पैसे अमेरिका से पैसे बटोरें, और चीन इससे बिल्कुल खौफज़दा नहीं है, ना इससे कोई उसे डर महसूस होता है। अब इसके बाद में जब आपका जो मौजू पे आ जाए कि आपने कहा कि पाकिस्तान, उनके जो जनरल है, उनका जो भारतीय जनरल ने एतराफ़ किया है कि सेमिनार में एक वीडियो क्लिप उनकी जाए हुई है, आप सुनाना चाहते हैं? अनिल चौहान, हाँ जी, अनिल चौहान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज माशी मसाइल के बावजूद मजबूत है। वो कहता है कि तवील जंग तो नहीं लड़ सकती, लेकिन ये है कि हम इतनी आसान भी नहीं है कि पाकिस्तान, तो भाई जंग का फैसला तो अभी चंद घंटों में हो जाएगा, जंग का तो फैसला थोड़ी होगा अगर 2-4 एटम हम चले गए। तो अब मजाक के तौर पर जिस वक्त इन्होंने हमसे बातें की थी कि साहब, हमसे हमारा मजाक उड़ाते हैं कि साहब जिस वक्त इन्होंने हमारा वो छोड़ दिया, इनका पायलट जी अभिनंदन को डर के मार छोड़ा, क्योंकि हमने 9 मिसाइल लगा दिए थे। तो भाई आपको ये बात कोई इंडिया वालों को नहीं बताता कि आपने जब 9 लगाए थे तो हमने 14 लगा दिए थे, आपके 14 शहर आपके दुनिया सफास्ती से मिट जाते। और ये बात अमेरिका को बताती थी कि भाई अगर ये 9 करेगा तो हमारे 14 गए, तो इसके बाद में ठंडे पड़ गए। अब फिर भी ताशे और ढोल बजा रहे हैं कि साहब हमारे 9 मिसाइल से डर गए। जी भाई हम क्यों डरेंगे तुमसे? हम तुमसे ज़्यादा प्रिसाइज हैं, हम तुमसे ज़्यादा बड़ी ताकत है फौजी लिहाज से। मेरे साहब चाहें तो वो वीडियो दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को, दिखा दें साहब जी। Are our borders vulnerable, either the northern borders or the western borders? Is the threat from a financially weaker Pakistan diminished or remains as big as it was? Let me again take the later part first. Pakistan may be in economic kind of in turmoil and maybe politically also slightly unstable. Now, of course, they have a proper government. But militarily, there's no been denting in his capabilities actually, and we should never consider an adversary. Means we should give full marks to that adversary. That's a better way of looking at things. That's how I look at things. So they retain their capability and they have that capability. So Pakistan remains a threat. So you can't say that Pakistan armed forces will not remain a threat. Yes, there may be a challenge for them to fight a long war because of the current economic problem which they have, but they remain a threat for us. As far the borders is concerned, I think they're reasonably well secure. I just told you, probably today Himalayas were very, very secure for a very, very long time for us. But today, as I said, the impediments of geography can be overcome. Today, the technology affords you actually to alter geography. Geography for centuries and generations and millenniums has been the same. It couldn't have been altered. But today, technology affords you. It can give you mobility today. That's what has happened actually across Himalayas. So you're connecting passes. So a new set of challenges come up, which you didn't anticipate. But then I think we have today resources to take care of our borders, especially the disputed borders in the north, very well. जी मेरे साहब, वही बात है जो आपने बता दी, उसका खुलासा यही है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये ताकतवर फौज है पाकिस्तानी फौज मुसलसल खतरा है, चीन के चैनल का सामना भी है, और चीन के चैनल का ये मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। अब बात आप करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान की हम बात कर लें। अफगानिस्तान पे आ जाए। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में जैन साहब याद होगा कि हम पहले आदमी हैं जो सच बात जब प्रोग्राम करते थे तो हमने आपको ये बात बताई थी कि दोहा में एक सीक्रेट माहिदा हुआ है। जी। अच्छा, अब जो हमारे जो साबिक वज़ीर दिफा थे लोधी साहब, वो मानते नहीं थे कि साहब ये खालिद लोधी साहब नहीं मानते थे कि साहब ये कैसे हो सकता है कि वो उन्होंने सारी जंग इस बात पे लड़ी कि साहब वो हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। तो हमने कहा दी ये बात तो नहीं है, पाकिस्तान तो उनकी मदद की है। अगर अफ़गानिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता था, ये लोग कहते हैं जैसे कि हमने उनको ख्वाब बना रखा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो सारी शहनशाहियत का जो कब्रिस्तान है, तो भाई वो तो कब्रिस्तान पाकिस्तान की वजह से बनाना चाहिए। पहले भी तो लोग वहाँ पर हुक्मरानी कर चुके हैं, तैमूर भी आ चुका है, बहुत से लोग वहाँ पर हुक्मरानी कर चुके हैं, रंजीत सिंह भी पेशावर तक तो पहुँच गया था। तो ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कि सब वहाँ पर हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। यानी बहुत लोगों ने वहाँ पर हुक्मरानी की अफ़गानिस्तान में, फिर आपके वो आगे बैठ गए थे, रूसी बैठे रहे हैं कोई 10-20 साल। तो हम रूसियों को भी पकड़ लेते थे, उनके भी जहाज़ गिरा लेते थे, उनको भी छोड़ देते थे एक दिन के अंदर, लेकिन मलबा उसका अपना कब्जे में कर लेते थे, उसको टेक्नोलॉजी भी ले लेते थे। जी। तो अब बहस ये है कि अफ़गानिस्तान से जो खुफिया माहिदा हुआ, तो उस खुफिया माहे के तहत अमेरिका ने ये किया कि जब जाते हुए अचानक गए, वैसे जैसे कि वो भाग के डर के मारे भाग गए हैं,
सब मादे के तहत था। वो सारे असला छोड़ गए वहाँ पर, बड़ी तादाद में असला छोड़ गए, और वो असला अब हमारे पास अच्छे जदीद टैंक हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं अपाची किस्म के, वो सारे छोड़ गए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। वैसे तो असला अमदाद देते तो फिर शोर मच जाता, तो वो वैसे छोड़ गए तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान के इलाके में जो नो मैन लैंड है वहाँ पर इनके ठिकाने हैं TTP के और इसके ब्लॉड लिबरेशन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जी। तो ईरान ने भी की और हमने भी की। तो जो जो दोनों तरफ जो एसेट मारे गए वो तो अमेरिकन एसेट थे, ये इंडियन एसेट थे। मतलब अगर फ़र्ज़ के लीजिए कि वो जैश अदल मारा गया तो वो जैश अदल वो भी इंडिया का एजेंट है, हम खुश हैं हम। और वो अगर वो मारे गए हैं ब्लॉड लिबरेशन आर्मी के आदमी तो वो भी हमारे आदमी नहीं थे। ना ईरानी के डिप्टी जो सिस्तान के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि हमारा ईरानी कोई नहीं मारा गया, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ, सब वो सब के सब ये बलोची मारे गए। BLA। तो बस तो ठीक हो गया BLA। और अब सवाल ये है कि अब TTP BLA अब एक मंजरनामा जो बन रहा है साहब वो ये बन रहा है जी कि अमेरिका, जब याद होगा कि जब इनका 1, 2, 3 माहदा हुआ था अमेरिका के साथ में, अमेरिका और इंडिया के साथ जो माहदा हुआ था, ये कि साहब वो इनको एक किस्म का एटमी ताकत मान रहे थे और उनको फ़ौजी इमदाद देने का माहदा किया था इन्होंने ओबामा के उसमें, जब हिलरी क्लिंटन वज़ीर ख़ारजा थी। जी। तो हिलरी क्लिंटन ने इनसे कहा था कि आप जो हैं वो इंडिया से कहा था कि आप मशरिक़ को देखें, मगरिब की तरफ मत देखें, नहीं पाकिस्तान की तरफ मत देखें। अब पाकिस्तान को हम, उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान को हम मना लेंगे, आपको जैसे पहले मनाया था कि 1962 में जब चीनियों ने हमसे कहा कि भाई इस वक्त सारी चीनी फ़ौजी इनके यहाँ से मूव कर गई हैं, तुम श्रीनगर खाली पड़ा हुआ है, इनके कोई आदमी नहीं, तुम जाकर कब्ज़ा कर लो। अयूब साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने पूछ लिया अमेरिका से कि हम जाएँ कि नहीं जाएँ। अमेरिका नहीं, जहाँ हम आपको मादा करा देंगे। फिर वो जुल्फ़िकार भुट्टो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, सुरन सिंह उनके वज़ीर ख़ारजा थे। तो 5 मुलाकातें हुई, टाइम फिश हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब भी अब जब ये फ़ौजी जो 10,000 निकाली हैं, ये वहाँ से निकाली हैं इन्होंने, और अब भी उनसे शायद अब क्या तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने उनसे वादा किया है, या इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता क्योंकि दोनों एटमी मुल्क हैं। जी। तो जो भी हो, लेकिन अब ये है कि जो मैंने जो ठिकाने लगाए हैं TTP पर वो सही लगाए हैं। अब वहाँ पर एक बात तय हो गई कि अब वहाँ पर सिविल वार होगी अफ़गानिस्तान में, इसलिए कि उस वक्त भी पहले भी हक्कानी ने ये बात कही थी, जो सिराज हक्कानी साहब इस वक्त सरबराह हैं, उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान हमारे लिए खाना काबा के बाद सबसे बड़ी अहमियत रखता है और हमें आपको यहाँ पर हमें पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो आया अखूनज़ादा, ये अमेरिका का आदमी है, इन्होंने हक्कानी को भी साइड लाइन में किया हुआ है। तो उन्होंने इनके दरमियान में और जो TTP का सरबराह है इनके दरमियान में दो आपस में मुलाकातों के अंदर में जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें जब वो मीटिंग हुई है उसमें अंदर इनकी नाराज़गी भी हुई है कि आप हमारे ख़िलाफ़ हमला कराना चाहते हैं हमें। हमारे उस वक्त भी ये बात हुई थी, ये बात कही जाती है, हालांकि ये गलत बात है। जो आपको याद होगा कि ये यहाँ पर एक वो मुफ्ती साहब थे जिन्होंने मुझे खुद बताया, वो गए थे और 2 मुफ्ती गए थे यहाँ से, और साथ साथ में जो 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 हमारा DG ISI था उस ज़माने का जी, जावेद नासिर क्या नाम था उसका, वो गया था। वो तो मुझे कहते थे कि जावेद नासिर खामोश बैठा रहा, लेकिन वो अभी एक किताब आई है, उस किताब में कहा कि जावेद नासिर ने कहा कि साहब आप बताइएगा, मुसलमान हैं। मुल्ला उमर से कहा कि अगर मुसलमान हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप नमाज़ अपनी खैरियत से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सांप आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो कहा कि मैं फिर नमाज़ तोड़ूंगा और फिर पहले सांप को मारूंगा, फिर नमाज़ मुकम्मल करूंगा। उसने कहा जी सांप नहीं आ रहा, अज़दा आ रहा है आपके पीछे, तो आप जो है इसको उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें अमेरिका के। तो फिर भी नहीं माने वो मुल्ला उमर। वो मुझे जो मुफ्ती साहब जो थे शामज़ई साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये आदमी जो था ये खामोश बैठा रहा, इसने कोई बात नहीं की, हमने सारी बातें हमने की। तो लेकिन किताब में ये लिखा हुआ है। तो अब भी ये बात इसने सिराज हक्कानी ने ये बात इनसे कही कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारे ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क आए जिसने दो सुपर ताकतों को तबाह कर दिया है जी, तो हम उसके सामने क्या कह सकते हैं? जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग हैं, उनके पास जदीद असला है, वो एटमी ताकत है, वो जैसे पश्तून वो हैं वैसे पश्तून हम हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पास कितने, हम 20-25 हज़ार आदमी थे, हम अगर पाकिस्तान की मदद नहीं होती तो हम कैसे जीतते? लेकिन अखूनज़ादा साहब इसको नहीं मानते हैं। अब तो इसकी वजह से इनमें इख्तलाफ होने जा रहा है, इनमें सिविल वार होने जा रही है। जी।
और फिर यहाँ से भी बहुत से लोग जाएंगे तो वो भी वहाँ पर जाके वावेला करेंगे, क्योंकि अभी दो रिएक्शन हो सकते हैं, क्या तो ये हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आए अगर मुत्तहिद हो, या फिर वो अंदर में खुलफशार करें कि तुम लोग जो है जुल्म कर रहे हो, जो जुल्म तो ये लोग करते हैं ना, जो मुल्ला लोग होते हैं। तो अब बहस के लिए बहस ये नहीं है, बहस ये है कि अब पाकिस्तान और इसके दरमियान ईरान ने तो ये बात अक्लमंदी की कि फ़ौरन वज़ीर ख़ारजा आ गया, फलाना आ गया, तो भाग दौड़ हो गई, आपस भाई भाई हैं, चलो ख़त्म हो गई बात। जी। अब ये मुमकिन है कि किसी और वक्त में ईरानी कोई और गड़बड़ करे तो कर ले, कोई बात नहीं है, फिर जवाब दे बिरादराना देंगे। मामला आते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर जवाब आ जाएगा। लेकिन ये नहीं, जवाब न भी आए तो वो भी खतरे में है ना। सिस्तान अगर वो ग्रेटर बलूचिस्तान बना तो हमारा बलूचिस्तान और उनका सिस्तान दोनों जाएगा। जी। गवादर की बंदरगाह भी जाएगी, चाबहार की बंदरगाह भी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो तो उनका तो मंसूबा ये है ना, तो वो कब रहने देंगे। ईरान को छोटा सा मुल्क बनाना चाहते हैं, हमें छोटा मुल्क बनाना चाहते हैं। भाई साहब गवादर में बात करेंगे, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे। नाज़रीन मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, ये जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पे जो हमला हुआ है तो वो इस बात की निशानदेही करता है कि ये अमेरिका मेड है जी, और अमेरिकनों ने कराया है, लेकिन वो जो दहशतगर्द थे वो सबके सब मारे गए। और जो BLA का जो हमला था, ये स्टूडेंट लिबरेशन, अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये लोग जो है बेचारे गरीब लोग हैं, इनको मेरे ख्याल में इनको अगर बसा दिया जाए तो ये चुप होकर बैठ जाएंगे। उनके मिसाल को एड्रेस कर लें जो मसाइल को एड्रेस कर लें, इनके ख़ानदान को। लेकिन एक और बात भी सामने आई कि ये जो लोग आदमी मारा गया है जी, उसमें वो था कि मिसिंग पर्सन, लापता, यही तो लापता। मैंने आपको पहले बताया कि लापता सब वो हैं जो कि BLA में चले गए या अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। जी। तो वो मैं तुम्हें एक किस्सा भी सुनाया था मैंने तुम्हें कि एक मैं जब वो जमात इस्लामी के दफ्तर में एक जहाँ पर बहुत झुर्रियाँ भरी हुई एक औरत मुझे मिली, बहुत बूढ़ी औरत थी, कोई 80-90 साल की। वो मुझे मिली तो मुझे कहने लगी कि मेरे बेटे को छुड़वा दें आप। यानी मैं उनसे घुल मिल गया, जो औरतें आई थी बलूचिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा बेटा है फलाना, तो उसको छुड़वा दें। मैंने क्या नाम है आपके बेटे का? उसने नाम बताया, तो नाम बताया मैंने, अच्छा मैं आपके बेटे को छुड़वा दूँगा। जब मैंने आगे यहाँ बात की अपने लोगों से, दोस्तों से, फ़ौजियों से, तो उन्होंने कहा साहब बात यह है कि ये तो वो आदमी जिसकी किताब में आपने अपनी किताब में बलूचिस्तान में शोरिश में लिखा है, जिसकी शिकायत वो कर रहा था, जो वज़ीर आला था, वो कह रहा था कि वो तो भाग गया है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, हम कहाँ से दें इसको, उस बूढ़ी औरत को। फिर मैंने उससे माजरत की, मैंने बीबी आपका तो बच्चा ज़िंदा है, अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, आप खाम उसका पोता था वो, तो ये क्या तो वहाँ गए हुए हैं। अब इस लिहाज से पाकिस्तान ने अपना दिफा करेगा। पाकिस्तान के ये राहिल शरीफ के ज़माने में जो हुआ था उससे बड़ा मार्का है। एक तरफ उसकी मगरबी सरहदें हैं, दूसरी तरफ जो है अपने अंदर के अंदरूनी खुलफशार है, उन सबको निमटना पड़ेगा जी। तो अब पाकिस्तान ने जो चले ईरान गैस पाइपलाइन, जो हमारा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हम ईरान से गैस पाइप ले लेते हैं तो फिर हमें दोहा वहा जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाज़ वाहन का जो मामला है महंगा पड़ती है। तो अभी हमारी दोनों की सलामती इसमें है, ईरान की और पाकिस्तान की, कि दोनों मिलजुल के रहें और एक दूसरे के पास जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से ताउन करें जी। तो अगर वो ईरानी गैस पाइपलाइन हमें मिल जाती है तो फिर हम अब अमेरिका खुल के सामने आ गया, वो सिफारतकारी से मसला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें ज़रदारी साहब मौजूद हैं, क्योंकि ज़रदारी साहब ने समझौता ज़रदारी साहब ने किया था जी। अब सदर बन गए, मुझे यकीन है वो कर लेंगे ये बात। यानी ईरान से उन्होंने पैसे भी मंजूर कर लिए हैं गवादर तक पाइपलाइन बिछाने के, जी। तो ये हो जाएगा, मुझे यकीन है। तो अब आ जाए गाज़ा पे। गजा पे जो है, फिर आप देखिए, आप गजा पे मुसलसल जंगबंदी कोई करारदाद अमेरिका की जानिब से हो रही है। नहीं, उन्होंने करारदाद अब पेश की अमेरिका ने, पहले वीटो करते रहे। अब नहीं करे तो अब वो अपने मतलब की होगी ना उसने। वो चाह रहे हैं कि अब जंगबंदी हो जाए और मामला ठंडा हो, क्योंकि अब मामला फैल सकता है, वो उनको खतरा है। फैल रहा है, अमेरिका के कंट्रोल, अब वो मामले को अब यहाँ बढ़ाना चाहता है ना, चीन की तरफ जी। यूक्रेन से और चीन की तरफ बढ़ाना चाहता है, ताकि अलग अलग करके मारे इनको, यानी चीन को अलग से और इंडिया से यहाँ उनसे लड़वाए, हमें अफगानिस्तान में बिजी कर रखना चाहता है ईरान, तो वो वहाँ ठंडा करना चाहता है, तो इसलिए उन्होंने की है। लेकिन हुसी ने शहरी इलाज पर हमला किया है और इसके कनाडा के नए इसराइल। अच्छा, ये जो बात है, यूरोप में इसका काफ़ी रद्दमल हुआ है जी। यूरोप ने उसको कहा कि आप पहले तो उसको कहते थे कि भाई ये बड़ी कैद है, अब तो ये बड़ा कब्रिस्तान बन गया है दुनिया का। उनकी वीडियो क्लिप भी है, ये क्लिप सुना दे, दिखाते हैं अपने सुना दे। In Gaza, we are no longer on the brink of famine. We are in a state of famine, affecting thousands of people. Chancellor Scholz told Prime Minister Netanyahu, "We cannot stand by and watch Palestinians starve.
Okay, then what are we going to do? Because this famine is not a natural disaster. It's not a flood, it's not an earthquake. It's entirely man-made. I'm coming from Washington, and I dare to say, well, yes, Israel is provoking famine. Oh, how do you say that? What evidence do you have? Come on, what evidence do I have? Hundreds of trucks are waiting to enter. We send parachutes in a place that is 1 hour by car from the next airport. Why don't you stand it by the airport? Because they don't let. This is unacceptable. Starvation is used as a weapon of war. Yes, starvation is used as a weapon of war. उन्होंने तो बड़ी तफसील से कहा कि भाई ये तो यहाँ पे लोगों को हिसार में रखा हुआ था। हिसार में, देखिए ना, हिसार में ही नहीं रखा हुआ था, लेकिन उनको हिसार से अब तो उनको कब्रिस्तान बना दिया। बना दिया है। तो आप वो कब्रिस्तान में जो बात बता रहे हैं, और वो जो आप कनाडा की बात कर रहे थे ना, वो दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है हथियार सप्लाई करने वाला, लेकिन वो उन्होंने भी मना कर दिया इनको। बड़ी हम मसला नहीं देंगे आपको जी, और उनके मतलब इनकम होती है इससे, लेकिन उन्होंने उसको, और उस पर अवामी दबाव भी है। उनके जो वज़ीर आज़म है भाई, सबका ट्रूडो बड़ा पॉपुलर आदमी है, इस लिहाज से उस पर दबाव तो होगा। और यूरोप जो है रूस को नाराज़ करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अब इतना रूस नाराज़ हो गया है कि वो इसको बरतानिया पर तो हमला करेगा ही करेगा, इंग्लैंड पर। मेरे साहब ये जो गाज़ा वाला मामला, थोड़ा सा हूसी पे बात कर लें, फिर आ जाते हैं रूस वाले। हूसी बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो ये कि वो बहरे अहमर पर जो मामला है, उस बहरे अहमर पर उन्होंने कई हमले किए हैं, बड़े सख्त हमले किए हैं, और हर जहाज़ पे हमला कर देते हैं जिस जहाज़ पे उनको इसराइल से ताल्लुक़ है या तेल ले जा रहा है या अमेरिका से ताल्लुक़ है, उसको उड़ा देते हैं। वो कम से कम नुकसान तो पहुँचाते हैं, और फिर जाकर अमेरिका आते हैं, उन पर हमला करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि पाकिस्तान से जब कहा गया कि उसमें शामिल हो जाओ इस फौज में, तो पाकिस्तान ने कहा हम नहीं, हुसियों के खिलाफ शामिल नहीं होंगे जी। तो ये बड़ी अच्छी काम कर लिया पाकिस्तान ने जी। तो इस लिहाज से हुसी का जो ईरान जो अपना खेल खेल रहा है, वो बहुत शानदार खेल खेल रहा है। एक तरफ से ईरान से ख़तरा है, दूसरी तरफ से उन्होंने इराक़ पर भी उन्होंने दबाव डाला हुआ है। फिर इराक़ में जो मिलिशिया उनकी है, फिर उन्होंने लबनान में है, शाम में है, और ये हुसी हैं। ये 5 जगहों से एकदम से वो ख़तरे का अलामत बना हुआ है ईरान। बहुत टेरिबल कंट्री नाउ फॉर अमेरिका। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यानी जो उन्होंने जो पॉलिसी वजह की है ईरानियों ने, हुसियों को मदद देगी। हुसियों के पास असला कहाँ से आ सकता है? ईरान से ही आया। तो ईरान से मिसाइल दिए हैं, और जदीद मिसाइल दे रहा है जो कि रॉकेटों उनसे मार के हमला कर लेते हैं। अब आप इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा मैंने अमेरिका पर दबाव है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पर सुलह हो जाए। वहाँ पर बेचैनी बहुत है, इसलिए आते कि वहाँ पर मदारे बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इख्तलाफात हो रहे हैं यानी इसराइल में। और जिस दिन भी ये हुआ उस दिन ये जो बाइडन की हुकूमत, इसकी नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नेतन्याहू तो बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, बहुत मुतमईन लग रहे हैं भाई। बॉडी लैंग्वेज उसकी हमेशा, जब हालत तब भी अच्छी थी। वो एक मजबूत आदमी है जी। तो वो बॉडी लैंग्वेज के यहाँ से ना देखें, लेकिन उसके खिलाफ जो बहुत नाराज़गी बहुत है, क्योंकि वो कहता है तुम लोग क्या करें, तो बेवकूफ़ बना रहे थे हमें, तुम्हें इतनी जगह से हमला कर दिया इन्होंने 7 अक्टूबर को। हाँ, सिक्योरिटी का जो दावा था वो सब हो गया जी। तो ये सब बातें गलत हैं। आप जो बातें कर रहे हैं कि अब आगे चलें या अभी पास नहीं, थोड़ा सा इसको नहीं, वक्त हमारे पास है अभी। अच्छा वक्त है जी। तो थोड़ा सा आप बता देते हैं कि आप देखिए, बात ये है कि गज़ा के अंदर इन्होंने बहुत लोगों को शहीद कर डाला है। लेकिन अभी भी जब हमें पता लगा जो बहुत सी बातों में कि अभी भी अच्छा इनकी जो बातें हो रही हैं गज़ा में और इसराइल में और हमास के दरमियान में, वो ये भी यहाँ हो रही हैं आपके कतर में, दोहा में हो रही हैं। वहाँ इनकी मुलाकातें हो रही हैं, और इसकी मुलाकात के अंदर ये बातें तय हो रही हैं कि भाई किस तरह से आप मामले को संभाल लें। तो अब बात ये है कि नुकसान इतना हो गया है, इनको बसाने के लिए फिर कौन पैसे देगा? एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि वो उनके पास जब आप ये कहते हैं, कोई आदमी जैसे पाकिस्तान का आदमी जहाँ पर जाना चाहता है तो कहता है हमें पाकिस्तानी की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमें हथियार चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमारे पास बहुत आदमी शहीद होने के लिए हमारे पास मौजूद है, हमें कोई और जगह से पैसे आदमी नहीं चाहिए। इसलिए अगर वहाँ आएंगे तो फिर कहेंगे साहब फलाना मुल्क शामिल है, फलाना मुल्क उस मुल्क पर हमला हो जाएगा जी। तो बेसिकली अभी तक मैंने हमास की ताकत नहीं टूटी है। एक तो ये बात है, इससे अंदाज़ा हो रहा है, जब अमेरिका ने करारदाद पेश की है तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमास की ताकत नहीं टूटी है, और ये जंग जो एस्केलेट हो रही है। और जो सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो हुसियों का हो गया है।
अभी तो लबनान से जो उनकी अभी तो जो तैयारी हो रही है बड़ी जंग की, वो तो हमारा ये करेगा भाई नसरुल्लाह साहब, जी। हसन नसरुल्लाह। तो वो अगर उन्होंने छेड़ दी तो ये फिर बहुत मुश्किल में आ जाएगी, इसराइल मुल्क का जो मुल्क है। और वहाँ से लोग भाग रहे हैं जो पुरअमन समझते थे और पुरअमन नहीं रहा। तो अब काफ़ी यानी मुश्किलात का सामना है इसराइल को, और इसराइल की बचत के लिए अब जैसे उसने आप कल अजीब बात की आपके जो बाइडन ने कहा साहब मैं तो ज़ायनिस्ट हूँ अपने आप को अपने इलेक्शन में जिताने के लिए। अब ये कह देगा तो कौन मुसलमान उसको वोट देगा? डेफिनेटली हार रहा है जो बाइडन, इल्ला इसके कि कोई एस्टेब्लिश वहाँ की, जैसे उसको हराया था बेचारे को, बुश को हराया था, अल गोर को हराया था, जो हराया था, इस और तरह बुश से जीत इसको गया हरा था। दे, जी। इसको भी हराया था बेचारी को, क्लिंटन को, हेनरी को भी हराया था उसको ट्रम्प को जिताने के लिए, क्योंकि वहाँ बगावत हो गई थी ना आपके सफ़ेद फार्म लोगों में कि आप ये सफ़ेद फार्मों को नहीं देंगे तो हम बगावत कर देंगे। 20 मुल्कों ने कह दिया था अलहदगी से हम क्या है, सब रियासतें हैं ना, जी। वो अपने आप को अलहदा कर सकती हैं। जी रियासत मुत्तहदा अमेरिका कहलाता है ना, जी तो वो कह देंगे हम अलहदा आपसे हो गए। और फिर किस तरह से आज हमला हुआ था आपको, तो किस तरह से इसने ऐसा कभी हुआ है कि इस तरह से वो सेरेमनी हुई है जो बाइडन की, इस तरह कर्फ्यू के अंदर इस तरह इतने लोग आ गए थे हमला करने के लिए। तो अब बताइए और कुछ आपको अब आ जाएं, अब ये जो रूसी इंतखाबात की बात कर लें। रूस और फिर पे के इंतखाब जो है, रूसी साहब जो हैं प्यूटन साहब जो हैं वो व्लादिमीर 87% वोट लेकर कामयाब हो गए हैं 5वीं मरतबा। और जब से ये आया है रूस से तरक्की करना शुरू की है। पहले तक की बात 2000 में आया था ये, और उसने जब से मैंने अब आपको नताइज की बात कर लें तो ये इनके सरदारी इलेक्शन में 11 करोड़ 13 से वोटर में 74% ने वोट कास्ट किया। सदारती इंतखाब में सबसे ज़्यादा चेचनिया में 96% वोटिंग हुई। चेचनिया के लोग सब के सब इसके हिमायती हैं। 74% अगर रेशो है वोट कास्टिंग का, तो बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा रेशो क्या है। तो क्योंकि एक सिस्टम है ना, अगर आप जब आप 100% होता है वहाँ पर करीब अजरबैजान में 2-2.5 करोड़ की आबादी है, जी बड़ा पुरअमन होता है वहाँ पर। अगर आप उज़्बेकिस्तान जाएँ, मुगलों के मुल्क में, तो वहाँ जाएँ तो वहाँ पर तो शिफा खाना भी वहाँ मौजूद है, बच्चों को खिलाने के लिए खिलौने मौजूद हैं, आया मौजूद है, सेहत का वो जो बच्चे कोई औरतें ऐसे आती हैं जिनके मियाँ जो है नौकरी पे गए हुए हैं, तो औरतें अपने बच्चे के साथ आती हैं, जो छोटा सा बच्चा है यानी, तो वो फौरी तौर पर आया उनको ले लेती हैं कि आप वोट डालें, हम आपको आप देते हैं। सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना जी। तो इनके यहाँ पे सिस्टम है बहुत अच्छा। तो ये पुतिन ने जब से आए हैं, रूसियों ने बहुत तेज़ी से कमन लगाई है और बहुत तेज़ी से तरक्की की है, और जस्ट लगाई है बहुत तेज़ी से, इसलिए अवामी हिमायत उसको हासिल है। और उसने पुतिन ने अपनी जो रूस की जो ताकत थी उसको बहाल की है। कुछ यूरोप में फ्रांस ने जब कहा था कि हम यूक्रेन में 2000 फौजी को तैनात उनकी खबर आई थी जी, उन्होंने तरदीद कर दी है कि हमने नहीं कहा है और हम नहीं भेज रहे हैं। तो उस तरह से तो अब इस तरह सूरत हाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा अब डरना शुरू हो गए हैं, काफ़ी आवाज़ शुरू होने पे। एक तो ये है कि हमास की वजह से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है, अमेरिका के लोग ख़राब हुए हैं, यूरोप के जब लोग ख़राब हो जाएंगे तो अमेरिका की ताकत खत्म हो जाएगी। अब आखिरी मौजू पे आ जाएं, ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई की। भाई ब्रसेल में जौहरी आप इसाक डार साहब जो है आपके जो पहले डॉलर मैन थे, अब वो आज के वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं जी। तो उन्होंने कहा कि जौहरी तवानाई का पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अब तजर्बे दुनिया, पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई में जो आपको याद होगा कि हमने किताब भी लिखी है, जो पूरी नायाब किताब है उर्दू के अंदर, एक वाहिद किताब है जो उर्दू में छपी है, जौहरी नश्तर तहकीक, और वो भी हमने लिया है अल्लामा इकबाल के शेर से। जौहरी तो एटमी हो गया जी, नश्तर तहकीक हमने लिया है कि भाई नश्तर तहकीक का रिसर्च आपका जो नश्तर है वो क्यों कम हुआ। अब हम जौहरी तवानाई के अंदर यानी पुरअमन एटमी जौहरी तवानाई में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हम इस पोजीशन में हैं कि एटमी पावर प्लांट जो छोटे पावर प्लांट है 300 मेगावाट के 100 मेगावाट के हम बना सकते हैं जी। हमें उसका लाइसेंस चाहिए जो चीन से हमें मिल सकता है। चीन के पास जो लाइसेंस है वो वेस्टिंगीज हाउस का है। तो अब वो चीन जो है वो जदीद तरीन बना, जैसे K2 जो बनाया है, तो सबसे जदीद तरीन जो इस वक्त का एटमी पावर प्लांट है जी, वो K2 और K3 है, और K5 वो लग रहा है वहाँ पर, KN5 लग रहा है वहाँ पर चश्मा 5 जी, वो C5 वो वहाँ लग रहा है, वो 1200 मेगावाट का है, ये 1100 मेगावाट के हैं, 1100 मेगावाट दोनों जो हैं। तो हम इसके अंदर बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं, हमारे अंदर बड़ी इसमें सस्ती बिजली है, यानी माहौल दोस्त है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम इस काबिल हैं, जो इसाक डार ने जो कहा है कि हम पाकिस्तान के तजर्बात जो हैं दुनिया भर में शेयर करता है,
और सारे जितने भी DGIAE आए हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो लोग भी डायरेक्टर जनरल आए हैं, एक से तो मैं को भी मैंने देखा वहाँ पर एक प्रोग्राम में, अमानु नाम था, वो मर गया बेचारा, लेकिन उसने कहा था पाकिस्तान में जब भी मैंने आया तो नई नई तजुर्बात होते हैं। जी आपको याद होगा कि हमने लिखा था कि 111 सीट में बनाए, अब 150 पे चले गए हैं, नए सीट हमने ईजाद कर लिए हैं, यानी बीज हमने नए नए बनाए हैं जो दरख्तों के उसके। हमारे जो गेहूं की पैदावार है वो हमारी बहुत बढ़ गई। आपने याद होगा कि जब ये सैलाब आया था तो लोग कहते थे कि साहब ये यहाँ पर वो कैद आ जाएगा, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने, कोई फिक्र नहीं करो, एक एकड़ ज़मीन जो है 60 मन जो है गेहूँ पैदा कर देगी, आपको आप फिक्र नहीं करें, वी आर रेडी फॉर दैट। और अभी ऐसी है कि बम्पर क्रॉप्स होगी। बम्पर क्रॉप हो गई जी। इसकी वजह से आपके पास गेहूँ की कमी कोई है नहीं जी। 2 जहाज सिर्फ अभी रशिया इस से आए दफ़ा हैं। भी अच्छी इस दफ़ा भी रिपोर्ट- होगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। हाँ जी मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।